नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वाक्य के भेद यह व्याकरण का घटक देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा हुआ है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और उसके 4 प्रकार। शुरू के जो 4 प्रकार थे, विधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और विस्मयार्थक वाक्य, ये 4 प्रकार या उसके भेद हमने इसके पहले के वीडियो में देखे हुए हैं। अब इस वीडियो में इसके आगे के जो 4 प्रकार है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम वाक्य के भेद 5वां प्रकार निषेधार्थक वाक्य देखने वाले हैं। तो सबसे पहले निषेधार्थक वाक्य मतलब क्या? निषेध इस शब्द से ही हमें समझ में आया होगा कि ये जो वाक्य है ये नकारार्थक है, जो नहीं, क्रिया न करने का बोध बताते हैं। ये अब हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा लिख लो। परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का बोध हो, या न होने का बोध हो, न होने का बोध हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तो ये हुआ निषेधार्थक वाक्य की परिभाषा। ये हुई निषेधार्थक वाक्य की परिभाषा। क्या है? क्या बताया? जिस वाक्य में क्रिया के न करने का या न होने का बोध होता है, क्रिया के न करने का या न होने का बोध। अब यहां पर हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। जैसे बगीचे में बड़े पेड़ नहीं थे। बड़े पेड़ नहीं थे। अब ये वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। किस आधार पर बताओ? क्या आप बता सकते हैं क्या? ये वाक्य निषेधार्थक वाक्य किस आधार पर है? सीधा, सिंपल, आसान है। यहां पर नहीं ये शब्द है। नहीं शब्द अगर वाक्य में आया तो ये जो वाक्य बताते हैं ये सीधा सीधा निषेधार्थक वाक्य माने जाते हैं। नहीं या जो भी नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक शब्द, तो ये नकारात्मक शब्द जहां कहीं भी आते हैं तो वो वाक्य निषेधार्थक वाक्य में जाते हैं। नहीं, ना, नहीं हो सकता, ये चाहे जो कुछ भी ऐसे जो भी शब्द है नकारार्थक, तो ये नकारात्मक शब्द जहां कहीं भी आते हैं तो वो वाक्य निषेधार्थक वाक्य जाना जाता है। इस वाक्य में क्या बताया? बगीचे में बड़े पेड़ नहीं थे। नहीं थे मतलब नकारात्मक आ गया। नहीं शब्द आया तो ये वाक्य कहा गया? निषेधार्थक वाक्य में जाता है। ऐसे ही वाक्य निषेधार्थक वाक्य दिया जाता है और उसको हमें परिवर्तित करना है। अब वाक्य परिवर्तन चाहे जिस किसी में भी बताया गया है उसमें परिवर्तन करके
बताना है। अब परिवर्तन, अब समझो ये वाक्य दिया, इस वाक्य को विधानार्थी वाक्य में परिवर्तन करो। विधानार्थक वाक्य कैसे हो सकता है? बगीचे में बड़े पेड़ नहीं थे। बड़े पेड़ नहीं थे मतलब छोटे पेड़ थे। छोटे पेड़ थे मतलब बड़े पेड़ नहीं थे। अर्थ, हमें अर्थ वही चाहिए, ये बात याद रखना है। ये बात याद रखो। और जो भी वाक्य परिवर्तन है थोड़ा सोच समझ कर करना है। इस तरह से ये वाक्य परिवर्तन भी हो सकता है। हो गया? ये हुआ। अब हम इसके बाद नेक्स्ट छठा प्रकार जो है संभावनार्थक, वो अब हम यहां पर देखने वाले। संभावना, संभावना, अगर संभावना से समझ में आया होगा, क्रिया होना या नहीं होना वो पता नहीं है, लेकिन संभावना है शायद। अभी ये ऐसे वाक्य होते हैं जो कोई भी है तो संभावनार्थक वाक्य। देखो नेक्स्ट, संभावनार्थक, संभावनार्थक वाक्य। संभावनार्थक वाक्य, ये जो वाक्य होते हैं, इस वाक्य में क्रिया होगी या नहीं होगी वो बाद में है, लेकिन पहले बताया शायद आज पिताजी आएंगे। शायद मतलब आएंगे, आएंगे बताया, आते या नहीं आते वो नहीं मालूम, सिर्फ इतना बताया है संभावना है, आने की संभावना है। तो ये जो शब्द, ये जो वाक्य होते हैं पहचानना आसान होता है। कैसे? आमतौर पर ऐसे जो वाक्य होते हैं संभावनार्थक वाक्य, इन वाक्य में शायद ये शब्द होता है। जहां कहीं भी शायद ये शब्द आया तो शायद शब्द से लेकर जो भी वाक्य होता है वो वाक्य संभावनार्थक वाक्य माने जाते हैं। आमतौर पर, मतलब ज्यादातर ऐसे होते हैं कि शायद ये शब्द आता ही है, तो ये भी पहचानना बहुत आसान है। अब इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में संदेह या संभावना, संदेह या संभावना, संदेह या संभावना व्यक्त होती है, व्यक्त होती है, व्यक्त होती है, वह संभावनार्थक वाक्य कहलाता है। वह संभावनार्थक वाक्य कहलाता है। अब ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा में क्या बताया? संदेह या संभावना, ये शब्द हमें ध्यान से देखनी है। क्या बताया? जिस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त होती है। संदेह है वो पूरा होगा या नहीं होगा वो मालूम नहीं, संभावना है वो होगा या नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ संभावना है, तो ऐसे वाक्य संभावनार्थक वाक्य में आते हैं। अब इसका उदाहरण, शायद मुझे ही दुनिया बदलनी होगी। जैसे शायद मुझे ही दुनिया बदलनी होगी। ये जो वाक्य यहां पर दिया, ये जो वाक्य यहां पर दिया गया है, शायद मुझे ही दुनिया बदलनी होगी। शायद होगा या नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन
वो संभावना इस वाक्य से व्यक्त की गई है, वो संदेह इस वाक्य से व्यक्त किया गया है, और इसीलिए ये जो वाक्य है ये संभावनात्मक वाक्य कहा जाता है। आमतौर पर मैंने बताया कि आमतौर पर या ज्यादा से ज्यादा ये जो वाक्य होते हैं शायद ये शब्द वहां पर रहता है। शायद शब्द अगर जहां कहीं भी दिखाई दे तो हमें क्या करना है, झट से पहचानना है कि ये वाक्य कहां पर है, संभावनात्मक वाक्य में। आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद सातवां प्रकार अब यहां पर हम देखेंगे। सातवां कौन सा है वो देखो, इच्छार्थक वाक्य। सातवां प्रकार इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य, इच्छा, विश, तुम्हारा कल्याण हो, ये इच्छा है। तुम्हारा घर पूतो फले दूधो नहाए, ये जो आशीर्वाद वगैरह देते हैं तो ये आशीर्वाद, ये इच्छा है। सदा सुखी रहो, ये क्या है, इच्छा है। ये ऐसे जो भी वाक्य होते हैं, विश, इसको क्या कहेंगे, विश। ये जो भी वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें इच्छाएं व्यक्त की जाती है, तो ये वाक्य इच्छार्थक वाक्य में माने जाते हैं। इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या शाप, इच्छा, आशीर्वाद या शाप भी होते हैं। तेरा सत्यानाश हो, ऐसे जो बोले जाते हैं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं, ये जो बोले जाते हैं वाक्य कभी कभी गुस्से में आने के बाद मुंह से निकल जाते हैं, शाप दिए जाते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये जो भी होता है ये सब वाक्य इच्छार्थक वाक्य में आते हैं। आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं, आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं। आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं, वे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। वे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या बताया, इच्छार्थक वाक्य में क्या है, इसमें इच्छा है, इसमें आशीर्वाद है और इसमें शाप है। ये हमारे भाव है, ये हमारे क्या है, भाव। कभी कभी हम किसी को लेकर खुश होते हैं तो हम उसे आशीर्वाद देते हैं, तेरा कल्याण हो, जी हो, ऐसे जो भी बोलते हैं वो आशीर्वाद है। या कभी कभी हमारा मन दुखी होता है किसी से, तेरा सत्यानाश हो, हम ऐसे उसको शाप देते हैं, तो ये शाप है। या चाहे जो भी इच्छाएं होती है वो इस वाक्य के तहत आते हैं। उदाहरण के तौर पर पिताजी आ जाए तो अच्छा हो, इच्छा है, ये क्या है, इच्छा। उदाहरण जैसे पिताजी आ जाए तो अच्छा हो, ये हम क्या कर रहे हैं, हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, पिताजी आ जाए तो अच्छा हो, स्कूल जल्दी शुरू हो जाए तो अच्छा होता है। या आमतौर पर अभी कोरोना चल रहा है, वो भी हम वाक्य देखेंगे, कोरोना
जल्दी जाएगा तो अच्छा है। इच्छा है, हमारे मन की इच्छा है, जल्दी जाना है, स्कूल जल्दी शुरू होना है। ये जो भी अच्छे अच्छे हैं, ये भाव हमारे अच्छे हैं, तो ये अच्छे भाव के लिए अच्छी इच्छा है। अगर बुरे भाव होते थे तो बुरे भाव चलते थे ऐसे ही। तो जिसके उसके मन के ऊपर आधारित है, चाहे इच्छा है, आशीर्वाद है या शाप। ये जो भाव होते हैं, ये भाव जैसे ही दिखलाते हैं जो व्यक्त किए जाते हैं, तो व्यक्त किए जाने वाले भावों को इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। आ गया? ठीक है। अब हमारा लास्ट का प्रकार, लास्ट है संकेतार्थक वाक्य। वाक्य के भेद में अर्थ के आधार पर का जो आखिरी प्रकार है, लास्ट वाला 8वां, तो वो है संकेत, संकेतार्थक वाक्य। वो देखेंगे अभी संकेतार्थक वाक्य क्या होता है, कैसे होता है। 8वां संकेतार्थक वाक्य। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेंगे। जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर निर्भर होना, या एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, वो क्या है? संकेत। मैं अगर अच्छी पढ़ाई करता था तो अच्छे अंकों से पास होता था। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर क्या है? मैं अगर अच्छी पढ़ाई करता था तो अच्छे अंकों से पास होता था। ये ऐसे जो वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है, ये जो भी है, तो ये संकेतार्थक वाक्य में बताए जाते हैं। लिखो अभी, जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, निर्भर होने का बोध होता है, निर्भर होने का बोध होता है, वे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। वे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। वे इच्छार्थक वाक्य, देखो, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। अब यहां पर हम इसका उदाहरण देखेंगे कि किस तरह एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। उदाहरण, जैसे मैं कविता लिखता तो मैं कविता लिखता तो अवश्य पुरस्कार पाता। देखो ये वाक्य जो बता रहा है वो देखो अभी क्या बताया इसमें, मैं कविता लिखता तो अवश्य पुरस्कार पाता। दो वाक्य अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या बताया, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। एक क्रिया कौन सी, शायद पुरस्कार पाने की हो, लेकिन वो किसके ऊपर निर्भर है, कविता लिखने।
कविता अगर मैं लिखता था तो मुझे अवश्य पुरस्कार पाता था। चाहिए कविता लिखने की क्रिया और पुरस्कार पाने की क्रिया, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होती है तो वो संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। तो ये संकेतार्थक है, जो संकेत बताते हैं, संकेत दिखाते हैं हमें, कब? जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं तब। आ गया समझ में? तो ठीक है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने वाक्य के भेद, जो 4 भेद हमारे बचे हुए थे वो हमने यहाँ पर देखे हुए हैं। अब ये वाक्य के भेद के ये वीडियो अब यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। कल फिर हम उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।